आज हम करेंगे क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जो है विविधता व भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम जैसे कि ये सब है ऊपर, ये सब इतना काम का नहीं है। अगर हम मतलब नॉर्मल वे में समझे, नॉर्मल शब्दों में, तो विविधता होती क्या है? विभिन्न प्रकार की चीज़ों, विचारों, परंपराओं, भाषाओं, संस्कृति और जीवन शैलियों का अस्तित्व। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ कोई भी प्रकार की भाषा, धर्म, खान पान, त्योहार, परंपराएं हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग है। और यह सब हमारी डाइवर्सिटी, विविधता को दर्शाता है, क्योंकि हर जगह का खाना पीना, रहना सहना, कपड़े वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे, सबसे पहले हम एक बार ये लेसन समझ ले, उसके बाद हम आगे करेंगे। जैसे कि हम उदाहरण से समझेंगे कि भारत में लोग अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी आदि। और अगर भोजन की बात करें तो लाइक उत्तर भारत में रोटी और दाल, जबकि दक्षिण भारत में इडली और डोसा खाया जाता है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो राजस्थान में घाघरा चोली, जबकि केरल में मुंडू पहना जाता है। तो ऐसे ही हर जगह का अपना अलग अलग खान पान, भोजन, कपड़े, भाषा वगैरह सब कुछ अपना अलग अलग होता है। इसी को हम विविधता बोलते हैं। और विविधता के कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि भौगोलिक स्थितियाँ, मतलब कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश का मौसम रहता है, जैसे कि पहाड़ी वगैरह वाले इलाके, वहाँ हमेशा सर्दी ही रहती है। और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, जैसे कि मुगलों का भारत में आना, जिससे भारतीय संस्कृति को समृद्ध बना दिया था। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं बहुत सारी है हमारे भारत में। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं, जैसे कि हर धर्म अलग अलग होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग अपना अलग अलग उसमें रहते हैं। एंड डाइवर्सिटी के, जैसे कि ये होता है ये था डाइवर्सिटी के कारण। अगर हम उसके फ़ायदे देखें तो क्या होता है? सांस्कृतिक फ़ायदे, क्योंकि देखो हर एक का अलग अलग संस्कृति होती है, तो हम उसकी, जो हमारे आस पड़ोस में अगर दूसरी जगह से लोग आए हैं, तो हम उसकी संस्कृति को समझें, जिससे कि हमारी मतलब ये पता चले कि हाँ, उनके यहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे यहाँ कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। आपसी समझ, नई नई चीज़ें सीखना, जैसे कि नई अगर उनकी तरफ की भाषा सीखना, उनका खान पान देखना, उनके वहाँ के कपड़े देखने, ये सब कुछ सीखने को मिलता है। ओके, गॉट इट। अगर हम जैसे कि अगर हम अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। ये सब ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ है, संसार में 8 मुख्य धर्म माने जाते हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी माने जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ 1600 से ज़्यादा ही भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित व महसूस नहीं करते जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग होते हैं, तो हम वे बहुत अजीब और अपरिचित लगते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने अलग अलग दिखाने के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे कि अगर ये माने कि अगर हम अपने सिटी से बाहर कहीं रहने जाएँ, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मतलब ऐसा कोई आदमी हो जो हमारी सिटी का हो, हमारी तरफ का हो, तो हमें उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ज़्यादा बातचीत होगी अपेक्षा जो वहाँ रहते हैं। मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि अब हमारे जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर में आता है, मोस्टली यहाँ से जो ये बॉक्सेस होते हैं वहाँ से उठाए जाते हैं। जैसे कि पूर्व ग्रह है, पीछे पूर्व ग्रह का क्वेश्चन आया था। जो ग्रामीण व शहरी लोगों के बारे में जिन कथनों से आप सहमत हैं, उन पर निशान लगाइए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस ये याद रखना है हमें कि पूर्व ग्रह होता क्या है। पूर्व ग्रह होता है कि जब यहाँ से शुरू करेंगे, जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और हम उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्व ग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादा यह राय नकारात्मक होती है। जो ये वाली चीज़ है, ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, तो उसे हम पूर्व ग्रह कहते हैं। जैसे लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी एक पूर्व ग्रह है। जैसे कि हमारे घर में मान लो कोई है, जैसे वो काम नहीं करता, तो उसको ये बोलेंगे कि ये बहुत आलसी है, ठीक है। और ऐसा कुछ होता है कि कंजूस मानना। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अनेक अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की ज़्यादा इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वग्राही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं आदि।
अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमें पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनके दोस्ती भी नहीं करना चाहते, जिस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव आज के टाइम पे तो इतना नहीं है, लेकिन पहले तो ये चीज़ बहुत कॉमन थी। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की का होने का अर्थ क्या होता है? हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसी ही बात होगी जिसमें सोचने वाली सच्चाई नहीं है। अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझे तो भेदभाव होता क्या है? किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनके मतलब किसी भी इंसान के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, रंग या भाषा के आधार पर होने वाला अनुचित व्यवहार, गलत व्यवहार होता है भेदभाव, अगर हम सिंपल शब्दों में समझे। और यह एक नकारात्मक सामाजिक व्यवहार है जो लोगों के बीच में असमानता पैदा करता है। जैसे कि देखिए टाइप ऑफ भेदभाव, तो धार्मिक भेदभाव हो सकते हैं कि भाई इसका धर्म दूसरा है, मेरा धर्म दूसरा। जातिगत हो सकता है, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का। लिंग के आधार पर हो सकता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। आर्थिक भेदभाव हो सकता है कि ये अमीर है, ये गरीब है। इस टाइप से बहुत सारे होते हैं भेदभाव, किसी भी टाइप से हो सकता है। ठीक है, भेदभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं? शिक्षा के द्वारा। अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम, नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम भेदभाव को भूल सकते हैं। सम्मान, अधिकार देके, सम्मान देके, ये सब देके हम भेदभाव को भूल सकते हैं। अगर आगे देखें तो ये सब कुछ हमारे काम का नहीं है। ठीक है, हाँ ये देखते हैं रूढ़िवादी धारणाएं। ये रूढ़िवादी धारणाएं होती क्या है? ठीक है, जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी धारणाएं कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि उसमें ऊपर था पूर्वग्रह। पूर्वग्रह क्या था कि लोगों के बारे में पहले से कोई राय बना लेना, उसको बोलते हैं पूर्वग्रह। मतलब पूर्व मतलब पहले। यह है रूढ़िवादी धारणाएं, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम रूढ़िवादी धारणाएं कहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते तो उसे रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के सांचे में डालती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिसको करने से काबिलियत शायद हम में होती है। बस नॉर्मल सी बात है, अगर पेपर में आता है, जैसे आया है पहले तो मैंने देखा प्रीवियस में, तो सिर्फ यही लाइन आती है कि जब हम किसी सभी लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणाएं बनाते हैं। तो रूढ़िवादी धारणाएं क्या होती है? जब हम लोगों के बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं और सभी को एक ही छवि में बांध लेते हैं तो उसे बोलेंगे हम रूढ़िवादी धारणाएं। ठीक है, अब ये वाला आपके काम का नहीं है, ये देखते हैं। ठीक है, असमानता और भेदभाव। भेदभाव हमने समझ लिया क्या होता है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं पर आधार पर व्यवहार करते हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते या किसी माहौल में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पिछले वाले चैप्टर में एग्जाम्पल दिया गया था कि एक समीर एक और समीर दो बहुत अलग अलग थे, उनका धर्म अलग था, एक अमीर था एक गरीब था। ऐसे किसी भी आधार पर हम भेदभाव हो सकता है। ये बॉक्स भी पढ़ ले, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िवादी धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन में यह दिखाया गया है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते और स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए जा रहे हैं वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल पढ़ाई घर के पास है, सरकारी बस की सुविधा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिलाएं शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल में जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है। दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती, चाहे वे मुसलमान हो, जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है मुसलमान लड़कियों को स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। ठीक है, आगे
ये बॉक्स दे लिख लेते पहले। दलित वह शब्द जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है दबाया गया। जैसे आजकल है, आजकल नीची जाति वालों को क्या बोलते हैं हम? दलित बोलते हैं। दलित का अर्थ दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे ही लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। और आगे देखेंगे हम, भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बड़गरी, खेती और बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व और ये बोला जाता है कि निजी जाति के लोग काम करते हैं। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उसे गंदा व पवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक ही तरह की सीढ़ी के रूप में रखा जाता है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा है उन्होंने अपने को ऊंची जाति का उत्कृष्ट कहा है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के उन्हें अछूत कहा जाता है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित है। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई काम करने की इजाजत नहीं होती, जैसे कि साफ सफाई का काम, कूड़ा उठाना और ये सब काम, नालियां वालियां साफ करना। उदाहरण के लिए समूह को सिर्फ कचरा उठाना, मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत है। उन्हें ऊंची जाति के लोगों में घरों में घुसने, गाँव के कुओं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं है। इनके बच्चों के लिए स्कूल भी अलग होते हैं, बैठने की जगह भी अलग होती है, सब कुछ अलग कर दिया जाता है। अभी ये वाली चीज़ बहुत मेन है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभवों के बारे में लिखा था। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर इंतजार करने के बाद पर कोई, ये सब उसने अपनी मतलब जो उसके साथ हुआ था वो कहानी बता रखी है उसने। ये सब ऐसे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बॉक्स एक इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता व दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के पिता, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। भारतीय संविधान के पिता व दलितों के बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति कौन सी जाति से संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन आ हुआ है कि अंबेडकर साहब कौन सी जाति से थे? महार जाति से, जो अछूत मानी जाती। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था, गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियां करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकले। दलित मतलब नॉर्मल सी बात है भाई, अगर पढ़े लिखेंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी और जाति व्यवस्था से बाहर निकल जाएंगे, कि ये नहीं है कि जो पिता काम कर रहा है वही हमें भी करना पड़ेगा। दलितों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको सम्मान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि अंबेडकर साहब ने आगे चल के कौन से धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की इज्जत हो। ठीक है, आगे ये है कि समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया गया था। उनमें समानता के लिए व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरतों, जनजातियों, लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। पहली भी बात हुई थी कि बहुत सारे दलितों ने संगठनों को मंदिर में प्रवेश पाने के लिए, क्योंकि उन्हें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी पहले, तो वो किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास से शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी शिक्षा मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यापक कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनका खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाता था जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है।
प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता था। इससे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने लगे थे, आज़ाद हो गए थे, नौकरी वगैरह करने लगे थे, क्योंकि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि समानता का अधिकार सबको मिलेगा। भारत के संविधान ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना सुनिश्चित करना। उन्होंने महसूस किया कि लोगों ने अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा वगैरह बोलने, अपने धर्म का पालन करने, भाषा बोलने, अपनी मर्जी से पढ़ने लिखने सबकी इजाज़त है। अपनी मर्जी से कोई भी काम शुरू कर सकता है। ये हम सबको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने संघर्ष उठाया, आंदोलन किए। गॉट इट। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर जैसे कि हम नॉर्मल समझे कि इसमें जो मेन था वो मेन ये था कि पूर्वग्रह होता क्या है। हम जैसे कि हम जब किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते तो उसे हम पूर्वग्रह कहते हैं। एंड रूढ़िवादी धारणा क्या था, जब हम लोगों को सभी एक ही छवि में बांध लेते हैं और उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं, रूढ़िवादी होता है। एंड वो अम्बेडकर वाला बॉक्स है, वो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। और समानता और भेदभाव क्या था, हम सबको पता है भी असमानता और भेदभाव क्या होता है, लोगों में भेदभाव करना जो पूर्वग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। आता है तो बस ये स्टेटमेंट आती है कि भेदभाव कब होता है, जब लोग पूर्वग्रह या रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर भेदभाव करते हैं। ठीक है। हमें चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जैसे सीटेट में हमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन नहीं आते, वो हमें पूरी स्टेटमेंट लिख के देके और उनमें से ये पूछेंगे कि हाँ भाई इनमें से कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है और क्या क्या है। इसीलिए हमें सिर्फ और पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलना, हमें पूरा लेसन साथ साथ रीड करके और समझ के चलना, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन उठाए वो हम कर दे। क्योंकि यही है भाई कि अभी तैयारी करने लगेंगे तो तब जाके पूरी तैयारी होगी। और जैसे कि इसमें था कि भेदभाव और विविधता के बीच में संबंध क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि मतलब इनमें क्या वो होता है, सॉरी क्या रिलेट होता है इन दोनों में। जहाँ विविधता समाज को रंगीन और समृद्ध बनाती है, वही भेदभाव उस विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जैसे विविधता क्या होती है कि हर जगह का अपना अलग अलग खान पान वो सब होता है, लेकिन भेदभाव क्या होता है, उस विविधता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब लोग एक दूसरे को विविधता को नहीं समझते, स्वीकार नहीं करते, तो भेदभाव कर जाते हैं। जैसे कि एक तो ये हो कि हाँ भाई ये वहाँ के है तो हम इनकी संस्कृति को, इनके पहनावे को, इनको खान पान को देखे समझे एक्साइटेड हो के ये सब कुछ देखे। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि नहीं भाई ये तो कहीं और के हैं, हम लोग इनसे बात नहीं करते, तो ये क्या हो जाता है, भेदभाव हो जाता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल से समझें, अगर कोई बच्चा अलग भाषा बोलता है और उसके साथी उसे चिढ़ाते हैं तो यह हो गया भेदभाव। लेकिन अगर वह उसी भाषा सीखने की कोशिश करते हैं और उसकी संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो यह क्या होगी, यह विविधता होती है। हमें पता होना चाहिए विविधता और भेदभाव में क्या अंतर होता है। विविधता समाज को रंगीन और समृद्ध बनाती है और भेदभाव उसका अपोजिट होता है। ठीक है। अगर हम कंक्लूजन निकले तो बस यही है कि विविधता समाज के लिए एक ताकत है और हमें इसे अपनाना चाहिए। वही भेदभाव समाज की एक कमजोरी है, इसे समाप्त करना चाहिए। बस यही था इस चैप्टर में। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।